बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सर्दी की शिद्दत में जहां पर इजाफा हो रहा है, वहीं पर धुंध की शिद्दत में भी हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होता नज़र आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है चूँकि धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर होता है, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर होता है। तो धुंध की शिद्दत की वजह से कुछ लोग परेशान ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत इस अमर की है कि एहतियात का दामन जो है वो थामा जाए और गैर ज़रूरी सफ़र, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और एहतियात से ड्राइविंग की जाए, क्योंकि फ़िलहाल बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया जा रहा। तो मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। पहला सेगमेंट शामिल करते हैं टुडेज़ वेदर। ताहिर खान हमारे साथ होंगे। ताहिर बताएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। लाहौर के मौसम की बात करें तो सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ जो धुंध है उसने भी शहर को अपने लपेट में लिया हुआ है। खासकर जो शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं और जो नवाही इलाके हैं वहाँ धुंध ज़्यादा ही शिद्दत के साथ मौजूद है और इसी वजह से मोटरवेज भी बंद करना पड़ती हैं हुकाम को। एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट्स हैं उनका शेड्यूल मुतासिर हो रहा है और ट्रेनें भी इसी वजह से ही मुतासिर हो रही हैं। आज की अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है और हवा इस वक्त 2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और इसमें नमी का तनासुब 87% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दोपहर के औकात में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शाम के औकात में ये तेज़ी से दर्जा हरारत गिरेगा और 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। बारिश का आज कोई इम्कान नहीं है और महकमा मौसमियात के मुताबिक परसों बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि धुंध की जो मौजूदा लहर है और ये जो शिद्दत है इसमें कमी वाक़ हो जाएगी बारिश के बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। मौसम के हवाले से आप बता रहे थे। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास खबर है बिजली की 12 घंटे तक गैर एलानिया बंदिश, कई इलाकों में पानी भी नायाब हो गया। तेज धुंध, मोटरवे बंद, परवाजें मनसूख, ट्रेनें लेट। चौंसठ के नालेराजी पर 11 गैर कानूनी बंगलों के नक्शों की मंजूरी, इंक्वायरी शुरू। शहर की 3 बड़ी सरकारी जामियात सरबराहों के बगैर चलने लगी। ये हैं आज की हमारी खबरें, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा और रिजवान नकवी मौजूद होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है रिजवान साहब आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन सिप्रा साहब, मुझे लगता है कि आपका कल का दिन खासा मसरूफ गुजरा है, क्योंकि बिल्कुल खबर जो हमारे पास है और मुझे एकदम से ये भी याद आया कि बार बार लोगों के टेलीफोन हमें आ रहे हैं, पूछिए बता दें लाइट कब आएगी। अब ये लाइट का जो दौरानिया है ये कितना रहेगा। बहुत सारे लोग कल परेशान रहे और सर्दियों में इस तरह से लोड शेडिंग, देखिए ये माजी में भी होता है कि फोक की वजह से शॉर्टफॉल आपका होता है, ट्रिप होते हैं आपके पावर प्लांट्स भी, आपका सिस्टम भी। लेकिन अब कल क्या हुआ कि कल आपके 4 पावर प्लांट्स निकले जिनकी मदद से तकरीबन 2400 मेगावाट सिस्टम से आपकी बिजली निकली और 2400 मेगावाट जब सिस्टम से निकली और उसका ओवरऑल इफेक्ट आपके पंजाब पे ज़्यादा है। ना सिर्फ ये लेस्को बल्कि इसके साथ फेस्को, आपकी मैपको, मुल्तान में ये जो एरियाज़ हैं ये ज़्यादा इफेक्टेड रहे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 600 का फिगर गया कि इसका मतलब है कि 1700 टोटल हैं हमारे फीडर, उसमें से 600 फीडर का ट्रिप हो जाना और बंद हो जाना और मुसलसल 12 घंटे मतलब आपका बंद रहना। मुख्तलिफ इलाकों में 15 मिनट की आप बिजली दे रहे हैं, किसी इलाके में 20 मिनट की दे रहे हैं। उसके बाद इसका क्या है वजह? कल आप लेस्को चीफ ने बताया कि जब इस तरह की हंगामी सूरत हाल होती है या ट्रिपिंग के वाक़यात पैदा होते हैं तो उस वक्त जो अवलिन तरजीह होती है वो सिस्टम को बचाने के लिए होती है। सिस्टम को कब बचाया जाता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी डब डाउन होती है। आपकी 50 हर्ट्ज पे अगर फ्रीक्वेंसी चल रही है, अगर वो 49.45 या 6 पे आ गई तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा।
क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी डाउन कब होती है? फ्रीक्वेंसी उस वक्त डाउन होती है कि जब कंज्यूमर्स की जानिब से डिमांड बढ़े और आपके पास जनरेशन कम हो। ठीक है, यहाँ पे ये हालात हैं कि जनरेशन आपकी कम होती जा रही है, डिमांड आपकी वहीं पे स्टे कर रही है। लेस्को की कल डिमांड 2400 मेगावाट थी और नेशनल कंट्रोल सेंटर जो कौमी ग्रिड स्टेशन से आपको जो बिजली मिल रही थी वो 1310 मेगावाट मिल रही थी। मुझे बताएं कि 50% का जब शॉर्टफॉल होगा उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये अपना लोड मैनेजमेंट किस तरह करेंगी? फिर क्या था कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर बराह रास्त अपने आप इनके ग्रिड्स भी बंद कर रहा था, ये 11 केवी के फीडर्स बंद कर रहे थे और 14 घंटे ये मुसलसल सिलसिला जारी रहा। लेस्को ने 12 घंटे का शेड्यूल भी जारी किया कि हम 1 घंटे के बाद 1 घंटा शहर में लोड शेडिंग करेंगे और 18 घंटे जो है मज़ाफाती एरिया जो है उनमें करेंगे। उस पर भी इम्प्लीमेंट ना हो सका। वजह क्या थी कि आपके पास बिजली नहीं थी। रात 10 बजे के बाद जो है वो सिस्टम थोड़ा स्टेबल हुआ और जनरेशन आई। उसके बाद आर्जी तौर पे कहा गया कि हम शहर को अजेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह फिर वही हो गया, फिर वही हालात हो गए कि एनटीडीसी के 15 जो है सर्कल ट्रिप कर गए हैं और लेस्को के तकरीबन 400 के करीब फीडर जो हैं इस वक्त बंद हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। ये क्या हालात हैं कि आप जनरेशन और जो उसके बाद जो खपत है आपकी वो मैच नहीं कर पा रहे। आपके पावर प्लांट जो है आप उनसे जितने इस्तेदादकार के वो हैं नहीं, तो यहाँ पर फिर क्या वजह है? प्लानिंग का फुकदान मैं बताता हूँ। फर्निस से ये चाहते हैं कि हम ना बनाए बिजली। ठीक है, फर्निस से महंगी बिजली बनती है कि हम मौसम गर्मा में बनाएंगे, मई जून जुलाई में जब आपकी डिमांड 20,000 तक जाएगी मेगावाट तक, उस वक्त बनाएंगे। अब हम बेस किस पे कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, जो निजी प्लांट्स हैं या LNG के जो प्लांट्स हैं, उसके बाद क्या हुआ, हमारी हाइडल जिसको आप पन बिजली कहते हैं वो हमारे सिस्टम से निकल गई। सर्दियों में आपके दरियाओं का पानी जो है वो कम हो जाता है, डैम्स का पानी कम होता है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जब मिली तो उसके बाद आपके LNG गैस का बहरान है। LNG जो प्लांट्स हैं जिसमें आपकी है बल्लो की और भिक्की प्लांट ये बंद हुआ। ये सारी चीज़ें जब मिली और ये होता है अगर इसको आप 2300-2400 मेगावाट बिजली बनाकर सिस्टम में ऐड नहीं की जाती तो मेरा ख्याल में ये हालात बेहतर नहीं होंगे। आपको कोई कल शिकायत मौसूल हुई? क्योंकि बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि बिजली बंदिश की वजह से पानी भी नायाब हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है कि ना सिर्फ कल बल्कि आज सुबह भी यही माहौल रहा। अभी तक यही सूरत हाल चल रही है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 8 बजे के बाद जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था और अभी तक बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग चल रही है और फिर तवील लोड शेडिंग की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब हो गया, लोगों के मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए और लोगों की परेशानी का आलम यह है गैस वैसे नहीं आती है लोगों के घर, ऊपर से सुबह सुबह आपको लाइट भी ना मिले तो लोगों ने तो परेशान होना ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल, उसके साथ साथ जो कंप्रेसर यूज़ करते हैं गैस के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ सख्ती से इन इदारों को रोकना पड़ेगा, इन्फोर्समेंट को थोड़ा सा बेहतर बनाना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा ताकि ऐसे लोग जो कि कंप्रेसर लगाकर साथ वाले जो उनके गली मोहल्ले के लोग हैं उनका हक मार लेते हैं, उनका जो उनके घरों में जो गैस जानी होती है वो कंप्रेसर की वजह से फिर उनका प्रेशर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और फॉलो अप करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो शहर में पानी का बड़ा बहरान रहा ये बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। उसके साथ साथ शहरियों स्पेशली बच्चों को तो चलें आजकल छुट्टियां हैं, स्कूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने बड़ा बर वक्त डिसीजन लिया। लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने सुबह उठ के दफ्तर में जाना है या फिर जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तलबा, उनके लिए बड़ा मुश्किल का उन्हें सामना करना पड़ा। और स्पेशली जो घरेलू ख़वातीन हैं उन्हें सुबह उठ के जो है वो नाश्ते की तैयारी में या फिर जो कुछ काम जो आप बिजली से जुड़े हैं, जिस तरह कोई कपड़े प्रेस करने हैं या इस तरह, वो मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। सरफराज साहब, ये चेक एंड बैलेंस रखना मुमकिन है? जैसा कि रिजवान साहब ने कहा कि कंप्रेसर जो लगा रहे हैं या फिर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हवाले से जो है मॉनिटरिंग की जाए, फॉलोअप लिया जाए कि इसकी रोकथाम की जाए ताकि बिजली को बचाया जा सके। देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो वो तो अगर मैं कंज्यूमर हूँ, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तो कंपनी को पैसे चाहिए, बिल्कुल ऐसे वो तो चल जाएगा, वो यूनिट्स की मद में पैसे वसूल कर ली। हाँ, कंप्रेसर खतरनाक है। कंप्रेसर पे भी मैं ये कहता हूँ कि अगर SNGPL आपको प्रॉपर गैस दे और इलाकों में प्रेशर के साथ गैस फ्राहम करे तो फिर क्यों कोई कंज्यूमर जो है अपनी जो ज़िंदगी है वो दाव पर लगाएगा। और कंप्रेसर सिर्फ गैस के इस्तेमाल की वजह से 20 घरों को इफेक्ट नहीं करता, आपके अपने लिए कितना नुकसानदेह। खुदा न खास्ता वो हादसा हो जाए
तो वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी कंज्यूमर्स के पास गैस पहुंचाए प्रेशर के साथ, तो मेरे ख्याल में कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं होगा। मुझे बताएं, आप कहते हैं कि हमने 350 कंप्रेसर मुनक़ता कर दिया, 400 घरों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए, 2 महीने तक हम उनके कनेक्शन बहाल नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि बेसिक जो आपकी नीड है, आपकी गैस बुनियादी सहूलत, और फिर देखें हालात क्या हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा किस कदर हो रहा है। चले मान लेते हैं कि आप गीज़र का इस्तेमाल कम कर लें, आप गैस हीटर का इस्तेमाल कम कर लें, लेकिन खाना पकाने के लिए जब आपके पास गैस मौजूद नहीं होगी तो आपको अल्टीमेटली इस पे जाना पड़ेगा। और बिजली, जब बिजली नहीं होगी तो फिर आप अंधेरे में बैठ जाएंगे, फिर हर चीज खत्म हो जाएगी। अब ये देखें, दूसरा दिन हो गया, आज भी वही हालात हो गए। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी, कल सारा दिन लोगों ने सफर किया, आज सुबह ये, तो अब हम क्या मेंटली रेडी हो जाएंगे? ये सिलसिला अभी तक जो मिनिस्ट्री की जानिब से जो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि 500 सर्किट भी हमारा ट्रिप हुआ है, उसके बाद 220 सर्किट भी ट्रिप हुआ है, उसके बाद लाहौर का सर्किट 132 है। ठीक है, ये भी 220 जब ट्रिप होगा तो अल्टीमेटली लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी उस पर इफेक्ट होगी। वो इफेक्ट हुई, ये इसी तरह हालात रहेंगे। अगर जनरेशन बढ़ती है, देखिए मिनिस्ट्री खुद उसमें मान रही है, अपना जो मौकफ देती है उसमें खुद मान रही है कि हमारी जो डिमांड है और उसके बाद जो जनरेशन है उसमें जो वाज़ेह फर्क है, उसकी बुनियाद पर सिस्टम ट्रिप हो रहा है। मान लेते हैं कि धुंध भी होगी, मौसम भी खराब होगा, ये सारी चीजें मान लेते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डाउन होती है और जो रिवर्सिंग और ट्रिपिंग का बायस बनती है वो बेसिकली आपकी डिमांड सप्लाई का फर्क है। अगर डिमांड सप्लाई आप पूरी, अगर मौसम सरमा में नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो मौसम गर्मा के हालात आपके सामने होंगे कि क्या हालात हो सकते हैं। वो मेरे ख्याल से अभी से शहरियों को तैयारी कर लेनी चाहिए। खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं। तेज धुंध, मोटरवे बंद, परवाजें मनसूख, ट्रेनें लेट। रिजवान साहब, क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो ऐसे पैसेंजर जो कि पूरे मुल्क से या पूरे सूबे से जो एयरपोर्ट तक पहुंचना था, जिन्होंने बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाना था। लोगों के टिकट्स, हम हर रोज़ खबरें चला रहे होते हैं कि टिकट्स जो हैं एयरलाइन कंपनीज़ ने बहुत महंगे कर दिए हैं। तो जो लोग बेचारे इतनी महंगी टिकट्स ख़रीद के तो रोज़गार की तलाश में जा रहे थे बैरून मुल्क, वो अक्सर लोग उनमें से नहीं पहुंच सके। फिर ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर था, एयरलाइंस का शेड्यूल। हमेशा से चीज़ एनोइंग लगती है वो ये है कि हमारे यहाँ, अगर ठीक है ये तो एक कुदरती अमल है, धुंध है, फ्लाइट्स का ऑपरेशन मुतासर होगा, क्यों एक प्रॉपर सिस्टम ऐसा नहीं है कि बताया जाए शहरियों को कि ये परवाजें लेट हैं? अगर आप हेल्पलाइन पे फ़ोन कर लें सिप्रा साहब, कभी अगर आपको इत्तफाक हो, आपका फ़ोन ही कोई नहीं उठाता, और अगर उठा लेता है तो आपको सही से गाइड नहीं किया जाता। देखिए, मैं लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी यही कहा था कि ये कुदरती है, ये आफत आई हुई है, ठीक है। इससे निकलने के लिए आपके जो इदारे हैं उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। हम लोग कह रहे थे कि मोटरवे बंद कर दी, कौमी शाहराह बंद कर दी, आपके लाहौर शहर के अंदर कैनाल रोड और रिंग रोड, और इस पर धुंध की शिद्दत हुई। मुझे बताएं कि अगर आप किसी को इवेंट होता है, अभी आपकी न्यू ईयर नाइट गुजरी है, आपने बैरियर्स लगाए, आपने पुलिस को खड़ा किया, ट्रैफिक वार्डन्स को खड़ा किया, अगर इसी तरह आप मेन शाहराहों पे लोगों को खड़ा करें, अपने लोगों को, और आने वाले जो शहरी हैं उनको गाइड करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी जगह पे रोकने की जरूरत पड़ेगी या किसी कोई मुश्किल होगी। इसी तरह होता है कि आपके फ्लाइट ऑपरेशन, नकवी साहब ने ठीक कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन किस लोगों ने बैरून मुल्क से आना भी है, जाना भी है, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेनें हैं, लोगों ने सफर करना है, और ट्रेन में बिलखसूस जो लोग हैं वो फैमिली के साथ सफर करते हैं। जिन लोगों ने लंबा सफर करना होता है, आपका कराची का सफर हो गया, उसके बाद रावलपिंडी का सफर हो गया, ये लोग उस पर सफर करते हैं। अब कुदरती आफत के सामने तो आप बेबस है ना, ट्रेन लेट हो रही है, धुंध की वजह से लेट हो रही है, उस पर आप क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमें इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हजूर सरबसजूद होना चाहिए, बारिश की दुआ मांगनी चाहिए, नमाज इस्तिस्का है उसकी अदायगी होनी चाहिए ताकि बारिश हो। देखें, महकमा मौसमियात ने कहा कि कोई अभी तक है ही नहीं, इम्कान ही नहीं है बारिश का। जब तक इम्कान नहीं होगा, जब तक बारिश नहीं होगी, तब तक आपका धुंध का सिलसिला इसी तरह रहेगा, ये वेदर इसी तरह रहेगा। उसके हालात, अगर यही हालात रहे तो फिर देखिएगा कि आज कोई 29 परवाजें लेट हैं, ट्रेनें लेट हैं। अगर 2 दिन यही हालात रहा तो परवाजें भी लेट और हो जाएंगी, आपकी ट्रेनें भी लेट हो जाएंगी। उसके बाद आपका बिजली का सिस्टम भी मुतासिर होगा, गैस का भी मुतासिर होगा, आपकी जो शहराएं हैं, मोटरवे, इस सब इफेक्ट होगा। मेरा सवाल फिर यही है कि ये एक कुदरती अमल है, ये इस तरह रहेगा जब तक बारिश नहीं होती, धुंध का ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा। अब उन लोगों का क्या कसूर है जो दूर दराज से धुंध में सफर करके एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं? मैं जिस तरह सुबह आती हूँ, मुझे पता है कि धुंध की शिद्दत की वजह से आप
आपके लिए ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। तो फिर जब वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और उनको पता चल रहा है उन्हें 4-4, 5-5 घंटे वेट करना है, और कभी टाइम भी नहीं बताया जाता कि उन्होंने कितना टाइम यहाँ पर वेट करना है, फ्लाइट कब उनकी जो है वो रेडी होगी, कुछ उस तरह से गाइड ही नहीं किया जाता ना। बिल्कुल उन्हें अकोमोडेट नहीं किया जाता। बेचारे लोग, जो बाज लोग तो पहले पहुंच जाते हैं, वो लंबे चौड़े गैप से निकलते हैं, उन्हें पता होता है कि जी धुंध है, जिनमें अवेयरनेस है वो तो आके एयरपोर्ट की सराउंडिंग में वहाँ पे वेट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े मार्जिन के साथ निकलते हैं और वो नहीं पहुँच पाते, फिर परवाज़ें भी ताहीर का शिकार होती हैं, फिर उन्हें 8-8, 10-10 घंटे एयरपोर्ट के अंदर ही बैठ के वेट करना पड़ता है, उनके लिए कोई इंतज़ामात नहीं होते हैं। फिर उसके साथ साथ एयरलाइन की जो हेल्पलाइंस हैं या फिर जो एयरपोर्ट की सरकारी जो हेल्पलाइंस हैं, वहाँ से कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती, और ना ही अगर पैसेंजर है उसका नंबर टिकट के ऊपर है, उसको कोई टेक्स्ट कर दिया जाए, या फिर अगर वो किसी को कॉल करना चाहे तो कम से कम इतनी लाइन्स तो हों कि उसको मुनासिब वक्त में जो है इंफॉर्मेशन फराहम की जा सके कि आप जो है वो परेशानी का शिकार ना हो, एयरलाइन जो है वो लेट है, आप आराम से आएँ। तो इस तरह से कोई उसके मुतबादिल इंतजामात नहीं किए जाते, और चूंकि कुदरती आफात का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, पूरी दुनिया में जो है वो लोग सफ़र करते हैं, मुतासिर होते हैं उससे, और जिन्होंने बड़े जदीद निज़ाम भी नस्ब कर रखे हैं वो भी उस तरफ ही आने वाली थी। जदीद लाइटनिंग सिस्टम लगाया गया था कि धुंध में जो है वो तैयारे जो है वो लैंड कर सके, वो कहाँ गया पता नहीं, आपके सामने बिल्कुल यहाँ यही होता है कि आप एक मंसूबा बनाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, एक ही प्लानिंग करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। बताएं, आप ये ठीक कह रहे हैं कि आपके बैरून ममालिक में इससे ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो धुंध चलो 1-1.5 महीना आपका मौसम होता है, आपके बैरून ममालिक में जो है आपकी सर्दी, बारिश, रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की चीज़ें हो रहती हैं, वहाँ पर भी सिस्टम सारा चल रहा होता है। वहाँ तो फिर अगर इस तरह के हालात हों तो ज़िंदगी बिल्कुल ही मफलूज हो जाए। सिस्टम लगा होगा, मेरे ख्याल में हमारे पास तो इस तरह के जहाज़ भी नहीं है शायद कि वो इस सिस्टम में लैंड कर सकें, और इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनके जहाज़ हैं वो लैंड कर भी सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम लोगों को वो सिस्टम बनाना है ना, हम लोग जहाँ पे बैठे हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं। अगर उस सिस्टम को बनाएंगे, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, नए पाकिस्तान में तो वैसे होना चाहिए, नए पाकिस्तान तो वैसे भी आईटी पे ज़्यादा उनका जोर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो चलते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि मे भी इस तरफ आ जाएँ। लेकिन क्योंकि अभी उनका ध्यान एहतसाब की तरफ है, अकाउंटेबिलिटी की तरफ है, एहतसाब से जब निकलेंगे तो फिर अवामी फलाह की तरफ आएंगे, शायद उस वक्त तक वक्त गुजर चुका होगा। लगता भी कुछ ऐसे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे जी। 64 केनाल अराजी पर 11 गैर कानूनी बंगलों के नक्शों की मंजूरी, इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी देर बाद ऐसी खबर नज़र आई है, बल्कि साल बाद ऐसी खबर नज़र आई है कि एक तरफ आप ऑपरेशन करते हैं कि तजावज़ात हो गई, आपकी गैर कानूनी तामीरात हो गई, उसके बाद आप उन लोगों को नहीं पकड़ते थे कि जो इसके जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंटेशन की है, जिन लोगों ने इसकी मंजूरी दी है। जब आप ग्रैंड ऑपरेशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इनको पकड़ना चाहिए ना। ये लोग जब अप्रूवल देंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो रिश्वतस्तानी के जरिए हो, चाहे किसी ताल्लुक की बुनियाद पे हो, चाहे सियासी बुनियादों पे हो, चाहे सिफारिशों की सूरत में हो, बात यह है कि गैर कानूनी काम तो गैर कानूनी है, किसी सूरत में भी किया जाए। आपने गैर कानूनी नक्शा जात जो है उसकी तामीर की, उसके बाद वहाँ पे फार्म हाउसेस बनना शुरू हो गए, आपने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया, आपने डिमोलिश कर दिया। अब बात आई, अब आप असल जगह पे आप पहुँचे हैं कि वो जो उनके जिम्मेदारान हैं, आपने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि इंक्वायरी मुकम्मल हो। हमारे यहाँ माजी में ये होता आ रहा है कि आप किसी भी चीज़ पर जब आपने मिट्टी डालनी हो या उसको आंखें बंद करनी हो तो आप इंक्वायरी कमेटी या कमेटी खेल कर उसके बाद उस चीज़ पर पर्दा डाल देते हैं कि उसकी रिपोर्ट आएगी और देखा जाएगा, और ये हालात होते हैं। और अब देखें, अब हालात चेंज हैं। अब आने वाली जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि एहतसाब का रास्ता अपनाया जा रहा है, होना चाहिए इन लोगों का एहतसाब। ये लोग जो इस तरह के गैर कानूनी काम में मुलविस थे, जो लोग बनाते थे, मुझे बताएं कि सरकारी अराजी पड़ी है, आप और मैं, ये आम शहरी किस तरह उस पर कब्जा कर सकता है? मुमकिन नहीं है। जब तक आपको कोई पुष्पनाही हासिल नहीं, जब आपको साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे ना हो, तब तक आप पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास बैग पे कुछ होता है। उन लोगों को जब आप पकड़ेंगे, किसी को आप एग्जाम्पल बनाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में आने वाला जो मुस्तकबिल होगा, हमने बारहा ये दिखाया कि
एक जगह पर आपने जो है वो तजावुजात के नाम पर बिल्डिंग गिरा दी और वहां पर लोग आपको दिखा रहे हैं कि जी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, हमारा ये नक्शा पास हुआ है, तो फिर बात यही आ गई ना कि पहले इन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, देखें इसमें एलडीए और मुतलका जोन जो हैं उनकी मिली भगत के बगैर ये गैर कानूनी तामीरात नहीं हो सकती। चूँकि अगर कोई छोटा सा घर भी बना रहा होता है ना 2-2.5 मरले पे, तो उस पर भी एलडीए के मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो हैं पहुंच जाते हैं अपना हिस्सा वसूल करने के लिए, उनसे बाकायदा चीज़ें चेक की जाती हैं। जब तक वो उनका मुंह बंद नहीं करते, उनको पैसे नहीं देते, उनकी जेबें गर्म नहीं करते, तब तक वो जायज़ तामीरात भी नहीं करने दी जाती और हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं। तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एलडीए या मुतलका जो जोन्स हैं, जो मुतलका टाउन्स हैं, उनकी मिली भगत के बगैर तामीरात हो जाएं। ये इदारे इसमें मुजरम हैं। लोगों की तामीरात तो गिरा दी जाती हैं, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, वो ये लोग रिश्वत भी ले लेते हैं, उसके बाद तामीरात हो जाती हैं, तो 20 साल बाद आने वाली हुकूमत को ख्याल आता है कि ये इलीगल हैं। उसके बाद डिमॉलिश करने का सिलसिला शुरू होता है, लोगों को बेघर कर दिया जाता है। चलें, जो इनक्रोच करके बैठे हैं, जो रकबे पे नाजायज़ तौर पे काबज़ हैं, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने जो टाउन के लोग साथ मिल के तामीरात करवाते हैं, एलडी ये भी मरासला जो है एलडीए की जानिब से भेजा गया है चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को कि ये 64 कनाल अराजी पे 11 जो बंगले हैं ये तामीर किए गए हैं और ये एलडीए कंट्रोल्ड एरिया था, जबकि नश्तर जोन की जानिब से इसकी तामीरात के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दी गई है खिलाफ ज़ाब्ता। अब देखें, ये एलडीए की जानिब से मुतलका एमसीएल के चीफ ऑफिसर को जो है वो मरासला भेजा गया कि इस पर इंक्वायरी की जाए। देखें कि जब ये तामीरात हो रही थी तो एलडीए का डोमेन बनता था, एलडीए ने खुद क्यों नहीं देखा कि ये तामीरात हो रही हैं। जब तामीरात हो जाती हैं उसके बाद जाके जब लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, बाज़ लोग अवेयर भी नहीं होते, वो उन्हें तो ये होता है कि एक सरकारी इदारा उनसे जो है वो फीस ले रहा है, या मुतलका जोन है नश्तर टाउन ने जिस तरह ये तामीरात की मंजूरी दी थी, जिनके खिलाफ ये मरासला भेजा गया एलडीए की जानिब से। अब लोगों को तो ये होता है कि ये भी सरकारी इदारा है, सरकारी इंतज़ामिया बैठी है, तो अगर ये फीस लेके बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दे रहे हैं इट मीन्स ये ठीक है। अब बाज़ लोग जो हैं वो लाइल्मी में कर देते हैं, बाज़ लोग इंटेंशनली फीस बचाने के चक्कर में वो वहाँ से बिल्डिंग प्लान मंजूर करवा लेते हैं, और बाज़ लोगों ने सियासी असर और सूह इस्तेमाल करके मुतलका जो उनके इलाके में टाउन्स हैं वहाँ से बिल्डिंग प्लान जो कि एलडीए का डोमेन था, एलडीए ने मंजूर करना थे, लोगों ने अपने टाउन से करा लिए। जिस तरह हाल ही में खोखर पैलेस का एक बड़ा मामला हाईलाइट है, एंटी करप्शन उस पर इंक्वायरी भी कर रहा है कि वो एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में 100 कनाल रकबा पर उन्होंने अलामा इकबाल टाउन से बिल्डिंग प्लान मंजूर करवा लिया, लेकिन उसमें तो चलें सियासी एक असर और सूह होगा, वो गवर्नमेंट में थे। अब सूरत हाल ये है कि ऐसी चीज़ों पे ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि मुतलका इदारे जो उस वक्त के अफसरान थे एलडीए के या मुतलका टाउन के, उनसे भी जरूर पूछगिछ होनी चाहिए, उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सिप्रा साहब, ये एक जगह पर ऐसी निशानदेही है, मेरे ख्याल से शहर लाहौर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर तमाम ये मामलात हैं। तो ये काम सिर्फ कागज़ों की हद तक हमेशा से हम देखते हैं कि महदूद रह जाता है, कमेटी बना दी जाती है, उसको टास्क दे दिया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो फिर जो इतने सारी जगहों पर इस तरह के मामलात हैं वो किस तरह हल होंगे? देखें, आम शहरी जब घर बना रहा होगा ना, वो थोड़ा सा शेड भी बढ़ाएगा नक्शे से तो ये लोग आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है कि आपने ये क्यों बनाया। अगर वो एक स्टेप बनाएगा एक्स्ट्रा गली में तो वो लोग भी आ जाएंगे कि आप नक्शे के बरक्स बना रहे हैं। और इतने बड़े बड़े फार्म हाउसेज, इतने बड़े बड़े प्लाजा जो हैं वो किस तरह बन जाते हैं, इन्हीं की मिली भगत से बनते हैं। मुझे बताएं कि कमेटी जब बनाई जाती है, इंक्वायरी कमेटी या तहकीकात आप करने जा रहे हो, तो उसका मकसद क्या होता है कि इस बात की निशानदेही की जाए कि यहाँ पे जिम्मेदार कौन है, किसने गफलत बरती, किसकी नाअहली है, या किसने और जानबदाराना तौर पर इसके साथ मिली भगत करके ये सारी कोशिश की। अब ये है कि ये देखें, या मैं कहता हूँ कि इस एक केस को ले रहे हैं, निश्तर जोन का जो केस है, आप इसको लेकर इनको एग्जाम्पल बना दें। मुस्तकबिल में नहीं होगा ऐसा कि आप किसी भी जगह पर एक बंदा है, हाँ होता क्या है, अब ठीक कहा कि 2 सरकारी महकमे एलडीए है, आपका जोन है, इन 2 लोगों ने आपको नक्शा की मंजूरी देनी है। लोगों को नहीं पता कि आपने जोन से जाकर आपने घर का नक्शा पास करवाना है या ये एलडीए की डोमेन है। ठीक, एलडीए की अगर डोमेन है तो वो एलडीए गाइड कौन करेगा? अगर जोन के पास एक शहरी जाता है नक्शा लेने के लिए तो
तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये उनको बताए कि उनकी डोमेन में नहीं आ रहा, ये एलडीए करेगा। एलडीए के पास अगर कोई जाता है वहां तो कहते हैं कि आप पैसे लाएं और हम लोग कर देते हैं, ठीक है। उनके पास क्लाइंट पहुंचा, उनके लिए तो वो शहरी होता ही नहीं है, उनके लिए तो वो क्लाइंट ही जो कस्टमर है वो पहुंचा, आपने उनसे पैसे लिए और उसका नक्शा पास कर दिया, और वो बंदा जिसने करोड़ों रुपए या लाखों रुपए लगाकर घर बनाया और आपने उसको मिसमार कर दिया इस बुनियाद पर किसी ने नक्शा जो है ठीक महकमा से नहीं लिया, तो उसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है, ये कसूर उन लोगों का है। इन्हीं की मिली भगत से सारा कुछ होता है। मुझे पता है इतने बड़े बड़े प्लाजाज बन जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी इंक्रोचमेंट हो जाती है, इनको नहीं पता होता। पता होता है सर, आपके 9 जोन्स हैं, उसमें आपके डिप्टी चीफ ऑफिसर्स आपने लगाया जिनको पहले आप टीएमओस कहते थे। ये सारी चीजें हैं, अगर वो अपनी सर्विलेंस ठीक रखें, अगर उनकी टीमें ठीक तरीके से काम करें, और अब हो भी रहा है, माजी में नहीं होता था कि उनकी टीमें काम करती थी, अब जब से ये तब्दील हुआ है, आपकी गवर्नमेंट नई आई है, उसके बाद ये सारी चीजें हो भी रही हैं, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करती हैं ये सारी चीजें। लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। महकमे जो है वन विंडो ऑपरेशन कर लेते हैं। वन विंडो का क्या मतलब होता है कि एक शख्स अगर आपके पास कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी लेकर आया तो उसको गाइड करें कि आपने किस जगह पर जाना है या आपको क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। वो ये लोग नहीं करते, वो कहते हैं जी फाइल रख दें, आपने फाइल सबमिट करवा दी, उन्होंने आपको स्लिप दे दी, उसके बाद हर चीज गायब होगी। अगर आप उसको फॉलो अप करेंगे, आपके इतने चक्कर लगवाएंगे, इतने चक्कर लगवाएंगे कि अल्टीमेटली आपको दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, और वो जो वो चाहते हैं। वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, रिजवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अगर आप जा रहे हैं मोबाइल खरीदारी के लिए, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है आपको बताते चलिए। सबसे पहले मेरे पास है जी सैमसंग गैलेक्सी J7, इसकी कीमत है 26,999 रुपए। नेक्स्ट है जी हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स, इसकी कीमत है 32,499 रुपए। बाद है जी Huawei Mate 10 Pro, इसकी कीमत है 74,999 रुपए। Honor 9, इसकी कीमत मैं आपको बताते चलूं 56,999 रुपए। और अब आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स कहां कहां लगी हैं। जी तो नाज़रीन, सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास है जी क्रॉस कल्चर, यहाँ पर फ्लैट 30% ऑफ है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है जी निम्स से, यहाँ पर अप टू 25% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार, प्रमोशन पर आपको क्या मिल सकता है ये भी आपको बताएंगे। जी तो सबसे पहले है जी नेस्कैफे, रिटेल प्राइस है इसकी 750 रुपीज, प्रमोशनल प्राइस है 649, 101 रुपए इस पर आप बचा सकते हैं। इसके बाद ये है गुड सुप्रीम बनास्पति, रिटेल प्राइस है इसकी 1,960 रुपए, प्रमोशनल प्राइस है इसकी 1,675 रुपए, 285 रुपए इस पर भी आप बचा सकते हैं। जी सेगमेंट शामिल कर लेते हैं माल का हाल। एक नजर डालेंगे डिफरेंट करेंसी रेट्स पर।
जी तो नाज़रीन, डिफरेंट करेंसी डेटा आपने जाने, मुझे अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे, जिसके बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।